नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि साइंस की सीरीज चल रही है दोस्तों, जो कि 25 क्वेश्चन में लाता हूं आपके लिए। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 9। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस के, हिंदी के, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं बेटा, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे फिर आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, महत्वपूर्ण आने वाले समय में भी आपको चीजें प्राप्त होती रहेंगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज जैसा कि है क्लास 9, दम है तो 25 में से 25 सही करें, सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या रहता है देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं। पहला प्रश्न बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 1, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु निर्भर करता है। यानी कि एक कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, उसकी अर्धायु होगी दोस्तों, यानी कि हाफ लाइफ होगी। तो वो किस पर डिपेंड करता है? तो देखते हैं ऑप्शंस में कि टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कोई भी अगर हमारे पास पदार्थ है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उसका जो अर्धायु काल निर्भर करेगा वो बेटा करेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। यानी कि उसके नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें कि चारों ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि सिमिलर हैं, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यदि अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो एक नंबर गवा दिया। चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 2। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, या क्लोरीन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, यानी कि फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं मैं आपको कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9 बेटा, और इसका सिंबल होता है एफ। ब्लॉक की बात कर लूं बेटा मैं इसके लिए, अगर ब्लॉक की, तो ब्लॉक इसका रहेगा अगर इसके ब्लॉक की बात करूं तो इसका जो ब्लॉक है वो रहेगा आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, इस बात को याद रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है पूरी आवर्त सारणी में। पूरे आवर्त सारणी के अंदर 118 एलिमेंट है बेटा। कितने हैं? 118 एलिमेंट है पूरी आवर्त सारणी के अंदर, जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है बेटा। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। तो यहां पर जो फ्लोरीन है आपके पास में, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। दूसरी बात, अगर आपसे इस प्रकार पूछा गया प्रश्न कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी है, अगर ये प्रश्न ऐसे ना पूछा, ऐसे पूछ दिया जाता कि इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व वो कौन सा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधता वाला जो तत्व होगा वो होगा बेटा क्लोरीन, यानी कि Cl, यानी कि 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यह तत्व भी आपका पी ब्लॉक का तत्व होता है, अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट का ये तत्व होता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व पूछा है तो फ्लोरीन है। अगर आपसे पूछ ले सार्वत्रिक इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व कौन सा होगा, तो बेटा क्लोरीन होगा। इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहां पर जिस तरीके से मैंने बताया ब्लॉक एस, पी, डी और एफ, 4 पार्टों में ये ब्लॉक बटा होता है, जिसमें कि पूरे 118 एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं आज भी पीरियोडिक टेबल में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने पे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा और महत्वपूर्ण। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये वही सोडा है जो कि घर की खाने पीने की सामग्रियों में उपयोग किया जाता है, जिसको हम खाद्य सामग्री के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम मीठा सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या अमोनियम कार्बोनेट है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहां पर जिसका जो फॉर्मूला लिखा भी है कि NaHCO3,
ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर यदि दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो बेटा आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? बाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम और नाम से भी अगर जाने तो किस तरीके से जान सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जान सकते हैं इसको हम। बेकिंग सोडा तो है ही है, जो कि है खाने पीने की सामग्री में उपयोग करता है। इसको मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है, इसको खाद्य सोडे के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बड़ा प्यारा प्रश्न है। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। यानी कि ब्लड में जो हमारे पास पीएच मान है वो कितना होता है, ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 6.0, 7.4, 8.0 या 9.0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? 7.4 होता है। किसका? ब्लड का पीएच मान होता है। पीएच मान के लिए मैंने स्केल बना देता हूं आपके लिए। एक स्केल, ये जो पीएच स्केल है ये 0 से लेकर के आपका 7 पे जाता है और 7 से लेकर के आपका 14 तक जाता है बेटा। अगर इसको यहाँ पर याद करने के लिए अगर मैं छोटी सी एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो बता सकता हूँ ए एन बी के माध्यम से आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ए का मतलब है कि ये बेटा एसिड होगा, एसिड का मतलब होगा ये अम्ल होगा। और एन का मतलब ये न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा बेटा। क्या होगा? उदासीन होगा। और बी का मतलब यहाँ बेस होगा, अर्थात क्षार होगा या भस्म होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। अब इस स्केल पे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्लीय माध्यम में कौन सा होगा, किस तरीके से होगा। जैसे मैं बता दूं आपको कि मिल्क का पीएच अगर आपसे पूछा गया, मिल्क का पीएच तो 6.6 अप्रोक्सीमेटली रहता है बेटा। कितना? 6.6 रहता है। ऐसी नींबू का पीस लेंगे 2.3 समथिंग रहता है। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि 0 से लेकर के 7 तक, यानी उससे पहले पहले तक दो अम्ल रहेंगे। कैसे रहेंगे? एसिड रहेंगे। 7 पे आ जाएंगे वो आपके उदासीन हो जाएंगे। और बी यानी कि 7 से ऊपर निकल गए तो वो आपके क्षार या भस्म होंगे, जिन्हें हम बेस के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्या है देखते हैं। 5 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जो कि है फिजिक्स से, कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला है आपका, क्या रहेगा? P बराबर 1/f। क्या रहेगा? P बराबर 1/f। और ये दे रखा है आपको सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? 10 बटे, तो इतना करना पड़ेगा आपको 0.1। 0.1 जो है आपका निकल आया, तो उसको रखना है आपको किसमें? आपको क्या निकालना है? शक्ति निकालनी है। तो क्या रखेंगे बेटा? 1/0.1। और जब 1/0.1 रखेंगे तो उसका आएगा बेटा P बराबर 10। तो 10 डायप्टर होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा? 10 डायप्टर होगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर क्लियर हो गया होगा आपको। 10 डायप्टर होगा। और उत्तल लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो धनात्मक होगा बेटा वैल्यू। क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव। जैसा कि हमने इसमें ऑप्शन में सिंपल दे रखा है आपको 10D या 1D या 0.1D और 100D। तो इसका जो आंसर होगा वो 10 डायप्टर होगा। सॉरी, कितना होगा? 10 डायप्टर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर अच्छे से हो गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत प्यारा है। द आइसोटोप यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो देख सकते हैं आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, कार्बन 14 या यूरेनियम 235। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये बच्चा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलते जरूर हैं, क्योंकि ये एकदम ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। किसके लिए करते हैं? कैंसर के उपचार के लिए। अगर मैं आयोडीन का बात करूं तो आयोडीन का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं बेटा आपका थायराइड, थायराइड कैंसर के लिए। किसके लिए करते हैं? थायराइड कैंसर के लिए, थायराइड के कैंसर के लिए करते हैं बेटा। क्लियर बात? कार्बन 14 का उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं बेटा। किसके लिए करते हैं? कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं। कार्बन डेटिंग में जैसे आपके जितने भी प्राचीन है, यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध है भूगोलिक तरीके से इसका सीधा सीधा संबंध है। जैसे चट्टानों का आपको उम्र का पता लगाना है, हड्डियों की फॉसिल्स की हड्डियों का जो पता लगाना है, तो उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हड्डियों की उम्र का अगर आपको पता लगाना है, चट्टानों की उम्र का पता लगाना है, तो कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं यूरेनियम 235 की,
अगर यूरेनियम 235 की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन के लिए उपयोग करते हैं, इसके लिए नाभिकीय विखंडन के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा। अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कारण से घूमते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इस तरीके से हमारा एक नाभिक है और एक परमाणु की संरचना मैंने बना दी है यहाँ पर। जिस तरीके से ये परमाणु है, मान लीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 8 और इसके अंदर 1 है। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियस को। ये क्या है आपका नाभिक है बेटा, क्या है ये नाभिक है। और 2 8 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक सोडियम का ले लिया बेटा, किसका लिया है, सोडियम का। 2 8 10 और 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में उन पे कौन सा चार्ज होता है, उन पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को, या बोल सकते हैं डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक फोर्स लगता है, इसके अंदर एक फोर्स लगता है बेटा। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का प्रयोग किया जाता है बेटा। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, उसी में है बेटा एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल, जो कि किसके ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। किसके अंदर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। इसके कई सारे उदाहरण भी हो सकते हैं बेटा, जो कि जैसे ग्रहों का चक्कर काटना, इस तरीके से उदाहरण हो सकता है। गाड़ी का मोड़ना, इस तरीके से हो सकता है। किसका, सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्र बल, जैसे वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, वॉशिंग मशीन के अंदर जो हम कपड़े वॉश करते हैं तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, अपकेंद्र बल। जैसे डेयरी में से आपने देखा होगा, डेयरी जितने मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से क्रीम निकालने के लिए जो उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं बेटा किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग, यानी कि अपकेंद्र बल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एटम का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है, उसमें बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यदि इस टाइप से ऑप्शन में आएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाना पड़ेगा पहले, लेकिन इसमें नहीं था इसलिए हम लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये केंद्र की ओर लगता है, अपनी ओर खींचता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट एट एटमॉस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत है वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ओजोन परत है, मान लीजिए वायुमंडल की अगर परतों की बात करी जाए, वायुमंडल के अगर मैं परतों की बात करूं, यानी उसकी लेयर्स की बात करूं, तो लेयर्स में कैसे रहेगा बेटा, ये रहेगा आपका क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सा आता है बेटा, आपका सप्ताप मंडल। इसके ऊपर कौन सा आता है बेटा, आपका मध्य मंडल। इसके ऊपर कौन सा आता है आपका आयन मंडल, या फिर बोलूं मैं उसको ताप मंडल, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट आता आपका है वायुमंडल। तो इस तरीके से ये जो है बेटा सिस्टम है, एक तरीके से पहले क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल होगा, फिर मध्य मंडल होगा, आयन मंडल या ताप मंडल होगा, फिर वायुमंडल होगा। अगर मैं बात करूं जितनी भी मौसमी प्रभाव रहता है, जितना भी मौसमी प्रभाव रहता है, यानी मौसमी घटना जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें होती है बेटा, क्षोभ मंडल में होती हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओजोन परत जो पाई जाती है अब आपकी काय में पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल कैसा है, मध्य मंडल एक ठंडा, या बोल सकते हैं एक ठंडी लेयर होती है बेटा, किसकी, वायुमंडल की एक ठंडी लेयर होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आयन मंडल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आयन मंडल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए सैटेलाइट वगैरह हैं, तो यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट वगैरह हैं, तो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। और वायुमंडल की अगर मैं बात करूं, तो वायुमंडल के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी आपके बोल सकते हैं कृत्रिम उपग्रह हैं, जिसको बोलते हैं हम सैटेलाइट बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, वो इसमें उपयोग किए जाते हैं बेटा वायुमंडल में, जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। और इसके अंदर अगर और बात करूं मैं, तो इसमें बेटा हाइड्रोजन और हीलियम गैसें
जो कि हैं वो तैरती हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, क्षोभ मंडल के अंदर मौसमी घटनाएं जितनी भी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल के अंदर ओजोन परत है, मध्य मंडल बहुत ठंडा मंडल कहलाता है, आयन मंडल के अंदर स्पेसक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जैसे ताप मंडल बोलते हैं, टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, और वायु मंडल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वायु का मतलब बाहरी है, तो यानी कि इसमें सैटेलाइट्स होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी तैरती हैं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे पता है, हर बच्चा या बच्ची बता सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए बी सी डी ए बी सी डी किस फॉर्म में होगा बेटा? तो मुझे पता है अच्छे से आप इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ए बी सी और डी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप मुझे बताइएगा बेटा, स्टेपोस्फीयर है या समताप मंडल है या मीजोस्फीयर है या फिर आयनोस्फीयर है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 9। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा या सबसे अधिक किसमें होती है, यानी कि कौन से कलर में होती है? रेड लाइट में होती है, ब्लू लाइट में होती है, ग्रीन लाइट में होती है या फिर येलो लाइट में होती है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये, हर छात्र के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ छात्रों के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्लू लाइट के लिए होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा इसका, ब्लू लाइट के लिए होगा, बल्कि रेड लाइट में सबसे ज्यादा अधिकतम, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है, तो रेड लाइट में होती है, इसमें तो अधिकतम होती है यानी कि मैक्सिमम बेटा। और ग्रीन कलर की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन के अंदर होती है बेटा मिनिमम, ग्रीन कलर की बात करूं तो ग्रीन के अंदर कैसी होती है? मिनिमम होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही साइंस के मैं 25 क्वेश्चन लाता रहता हूं और आने वाले समय में आपको एसीए प्लेटफॉर्म से जुड़ने के कई सारे अवसर और फायदे मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा प्यारा है। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस? गैस के आयतन और दाब के संबंध में कौन सा नियम बताता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है गैस के और आयतन के, यानी कि वॉल्यूम के और गैस के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन करता है सर? तो देखते हैं, बॉयल लॉ कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, चार्ल्स लॉ कर रहा है, डाल्टन्स लॉ कर रहे हैं, या फिर एवोगाड्रोस लॉ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट हो जाएगा बेटा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या करता है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है बेटा। कहानी क्लियर है? अगर बड़ा ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है ये, बड़ा ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में नहीं चल सकती, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो किसी भी ध्वनि तरंग को, यानी साउंड को चलने के लिए कणों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि नहीं चल सकती हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचा, यानी कि वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती हैं बेटा। किसके अंदर नहीं चल सकती हैं? वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती हैं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और मन लगा करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन प्राप्त हुए और बहुत आपने प्यार दिया। इसी प्यार को बनाए रखें और विश्वास के साथ चैनल्स के साथ जुड़े रहें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही प्यारा है। विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन, यानी इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है या रिलीज करती है? तो इंसुलिन के लिए एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियास यानी अग्नाशय है, और थायराइड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि अग्नाशय ही है जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, यानी कि रिलीज करने का कार्य करती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सर रिलीज कहां से होता है? तो बोल सकते हैं लैंगरहैंस लैंगरहैंस की बीटा सेल से बेटा। किससे? लैंगरहैंस की बीटा सेल से रिलीज होता है। लैंगरहैंस की बीटा सेल से रिलीज होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी सेल से रिलीज होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लैंगरहैंस की बीटा सेल से। किससे बेटा? लैंगरहैंस की बीटा सेल से। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू पेपर इज कॉल्ड। ठोस को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि कोई चीज ठोस है उसको आपको वाष्प में परिवर्तित करना है, अर्थात उसको पेपर में परिवर्तित करना है, तो क्या कहलाती है? जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एक ऐसे एक एल है और एक जी है,
तो ये क्या है सर? ये है आपका बेटा सॉलिड है। ये क्या है आपका? सॉलिड है। ये आपका लिक्विड होता है और ये आपका गैस। अब ये इंटरचेंज हो जाते हैं बेटा, कैसे होते हैं? इंटरचेंज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड से, लिक्विड से सॉलिड में। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए सॉलिड से यानी कि वाष्प में कैसे परिवर्तित होंगे डायरेक्टली, वो भी किससे? डायरेक्टली, यानी कि लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी लिक्विड नहीं बने, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। तो डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए क्या है? कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, इवेपोरेशन है या फिर डिस्टिलेशन है। सॉरी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा, सब्लिमेशन। यानी ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो कि डायरेक्टली सॉलिड को लिक्विड में ना करके बल्कि सीधा ही वेपर में चेंज कर देती है, तो वो प्रक्रिया होती है आपकी सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के लिए अगर मैं कुछ उदाहरणों की बात करूं, कुछ एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूं, तो इसके लिए अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड हो सकता है बेटा, आपका नेफ्थलीन हो सकता है, आपका बेटा कपूर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे, जिसमें ड्राई आइस भी आ जाता है आपका। ड्राई आइस, किसी को फॉर्मूला नहीं पता हो तो CO2 होता है बेटा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं। ये याद रखना है कि ठोस से सीधा वाष्प में कन्वर्ट होता है तो ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, कपूर है, ड्राई आइस है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। और एक और ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूं, मतलब कि आयोडीन। ये भी आपका कैसा रहता है बेटा? तो ये भी आपका उदाहरण में ही आ जाएगा। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यहां से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। आपसे इस तरीके से ना पूछ कैसे पूछ ले, आयोडीन का जो प्रोसेस रहता है वो किस प्रकार से रहता है? तो आयोडीन में सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी फ्रीजिंग एजेंट है बेटा? एंटी फ्रीजिंग एजेंट पूछा जा रहा है। तो मेथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एसीटोन है या ग्लिसरॉल है। अब इस टाइप का जो प्रश्न होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा अद्भुत होता है। जैसे कि हमारे कुछ छात्र छात्राएं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं हमेशा वो इस तरीके से लगे रहें और जल्दी उनको सफलता प्राप्त होगी। टेंशन ना लीजिए। जैसे मेथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एसीटोन है और ग्लिसरॉल है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा मेथेनॉल भी होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी होता है, आपका ग्लिसरॉल भी होता है। लेकिन आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है एग्जाम हॉल के अंदर। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता है बेटा। क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका अगर मैं फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला बनता है बेटा CH2OH और CH2OH बनता है बेटा। तो ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मेथेनॉल भी होता है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ज्वलनशीलता के कारण ज्यादा अधिक होता है, इस वजह से इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं हम। और दूसरा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इथाइलिन ग्लाइकोल से कम कुशल है, अर्थात वो इतना अच्छा नहीं है जितना इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। और एसीटोन की अगर मैं बात करूं तो एसीटोन कैसा है? एक तरीके से सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं बेटा। किसके रूप में? सॉल्वेंट, अर्थात विलायक के रूप में। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस प्लेटफॉर्म पे बायोलैंग्वेज चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो कोई भी परेशानी का विषय नहीं है कि सर हिंदी में या इंग्लिश में। अब आपकी फरमाइश पर हमने, देखिए आप एसीए प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश में दे रखा है और मैं भी हिंदी इंग्लिश में ही आपको लिख के बता रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं बेटा इसी तरीके से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जेट इंजन? तो बहुत ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है। जेट इंजन के कार्य का आधार कौन सी गति का नियम करता है? जेट इंजन। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ है, या फिर केपलर लॉ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? कि थर्ड। और इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? तो इसको जानते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करूं तो जैसे रॉकेट का उड़ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है तो उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये बात याद रखिएगा, ये दोनों बातें न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित हैं। तो यहां पर जैसे कि रॉकेट का उड़ना, उदाहरण अगर मैं आपको दूं उसके लिए, रॉकेट का चलना,
तो ये एग्जाम्पल बन सकता है बेटा। कहानी क्लियर है? तो यहाँ पर पूछा गया जेट इंजन में, तो जेट इंजन में भी वही प्रक्रिया होती है, क्रिया भी होती है, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि फिजिक्स से था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम किस माध्यम में होती है। अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का आंसर आता होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस टाइप से अगर आप पढ़ते रहे तो आपको 25 में से 25 साइंस में क्वेश्चन में नंबर अगर आप नहीं ला पाए तो ऐसा हो नहीं सकता। मन लगा के इसी तरीके से पढ़ते रहें। जैसे कि वाटर है, ग्लास है, एयर है, वैक्यूम है, तो यहां पर देख सकते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है बेटा, तो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल है बेटा। कहानी क्लियर है? अगर इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर में बात करूंगा, पहले आएगा आपका वी, उसके बाद आपका बेटा आ जाएगा ए यानी कि एयर, उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर आ जाएगा, देन ग्लास। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगा, और ऑर्डर में भी आपसे पूछ ली जाए तो आप ऑर्डर से भी बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी तरीके से ट्रिक और टेक्निक्स आपको एसीए प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती हैं दोस्तों, जो कि मैथ के ट्रिक और टेक्निक के साथ आपको सर पढ़ाते हैं। हिंदी और स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए अद्भुत टीचर आ चुके हैं, और चैनल से जुड़े, और आपको आने वाले समय में कई सारे अवसर इसी चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐप आने वाला है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज रिकेट्स, यानी रिकेट्स किससे हो जाता है, कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है। तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन डी है। तो इस टाइप के भी छोटे मोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाता है, और यदि वहीं पर अगर बड़े लोग हैं तो उनके अंदर 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसको बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रियो मलेशिया, और एक होता है बेटा आपका ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बीमारियां जो हो जाती हैं बेटा, जिसमें कि विटामिन डी की कमी से ही होती हैं। ये जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है उनके अंदर हो जाता है। रिकेट्स रोग सिंपली बच्चों के अंदर पाया जाता है, जिसमें कि जब बच्चे पैदा होते हैं यदि उन्हें सनलाइट नहीं दी जाए तो वही उनको हड्डियों का थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ाव आ जाता है उसके अंदर। तो ये विटामिन डी का अगर मैं सोर्स की बात करूं तो आपको ये बेटा मिल जाएगा मिल्क से, सनलाइट से, इन चीजों से आपको विटामिन डी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आ गए हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। और कमेंट में आप जितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, मेरे बताने से पहले ही आंसर दे दिया है, तो कमेंट में उनका आंसर जरूर करें, और बताएं भी कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बड़ा ही अद्भुत प्यारा क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन। तो मैं चाहूंगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ना अब आप कमेंट्स बॉक्स में दें मुझे, मैं भी तो देखूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी और डी की फॉर्म में आप आंसर करेंगे। क्लियर है बेटा? ए बी सी डी की फॉर्म में आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्यारा प्रश्न है फॉर्मूला बेस्ड। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैं चाहूंगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र है वो भी बताएं। और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल चीजें कर देता हूं कि आपको फॉर्मूला बताना है कमेंट में। इसका क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है आपको कमेंट में। और जैसे कि यहां पर एक तो ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक है CH4। तो इनके आपको नाम भी बताने बेटा, नाम भी बताइए, नाम भी बताइए। इनके भी नाम बताने आपको, उसको क्या बोलते हैं, अदर नाम क्या होता है। जैसे CH4 का अदर नाम क्या होता है, CO2 का अदर नाम क्या होता है, तो ये भी आपको बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुत ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है। डिसीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीबी रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, यानी कि टीबी, हाँ ट्यूबरक्लोसिस। इसका अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूं, पहली बात तो बेटा ये होता है आपका जीवाणु के साथ। जीवाणु का नाम क्या है सर? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और यह एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ट
लंग्स, लिवर, किडनी, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से टीबी जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसका कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जैसा कि मुझे दिख रहा है, लंग्स अर्थात फेफड़े ये प्रभावित होते हैं जब व्यक्ति को टीबी हो जाती है। देखा होगा आपने, खांसने लगता है, स्फुटन टेस्ट किया जाता है उसका। स्फुटन टेस्ट के अंदर ये पता लगता है कि यदि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर जीवाणु उसके थूक के अंदर अर्थात स्फुटन में पाया गया तो डेफिनेटली ये कंफर्म हो जाता है उस व्यक्ति को टीबी रोग से वह पीड़ित हो चुका है। तो इसीलिए बोला जाता है 6 से 7 दिन तक खांसी अगर हो रही है तो जरूर आप दवा ले लें अवश्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। द मेटल विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है बेटा? किसमें होती है? लिक्विड फॉर्म में। सोडियम है, मरकरी है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो मरकरी के लिए थोड़ी सी बात कर लूं कि मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg बेटा। क्या होता है? Hg होता है। और इसकी अगर मैं ब्लॉक की बात कर लूं तो ब्लॉक उसका बेटा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसका होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। परमाणु क्रमांक की बात कर लूं तो बेटा 80 होता है। तो ये तो आपकी धातु हो गई बेटा। क्या हो गई? ये आपके लिए धातु हो गई अर्थात मेटल हो गई। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन ना पूछे, इस प्रकार से पूछ ले कि आधातु बताइए भैया, आधातु कौन सी होती है, तब आप क्या करेंगे आंसर में? तो आधातु याद रखिएगा, यानी कि Br होती है, यानी कि ब्रोमीन होती है बेटा। क्या होती है? Br यानी कि ब्रोमीन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35, ब्रोमीन होती है और इसका ब्लॉक होता है बेटा P। तो इन बातों को अवश्य ध्यान रखें कि ये पूछा गया आपसे, प्रश्न गया है कि धातु कौन सी है, तो वो रूम टेम्परेचर पे Hg यानी कि मरकरी होती है। इस बात को याद रखिए। जैसे कि आप जाते हो कभी बुखार वगैरह आ जाता है तो डॉक्टर पारा साइड से आपके लगा देता है, तो जो पारा है वही मरकरी है बेटा, याद रखिए। और आधातु आपके पास में है ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 35 और ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से नोबल गैस कौन सी होती है? नोबल गैस के लिए अगर मैं आपको बता दूं, नोबल गैस, नोबल गैस के अदर नाम मैं आपको बता दूं, अदर नाम से पूछ लिए जाते हैं। इसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, पहली बात। इसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूं। इसको हम उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस। इसको हम 18 वर्ग के तत्व के नाम से जानते हैं। इसको हम 0 ग्रुप अर्थात वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो इस बात को याद रखिएगा। और इतने सारे नाम मुझे लगता है सफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर ABCD इस तरीके से इतने नामों से हम इसको जानते हैं। किसको जानते हैं? नोबल गैसेस को जानते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इनमें से कौन सी नोबल गैस है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है हीलियम। तो हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस के नाम से। मैं इसका एक सिंपल सा आपको एलिमेंट लिख दे रहा हूं एक ट्रिक की फॉर्म में। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, हे नीरज आओ करें एक्सरे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एटॉमिक नंबर भी मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, 2 8 10 18 36 54 और ये आपका बनेगा 86। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई। तो कैसे करना है कि मैं लिख दूं ट्रिक आपके लिए, हे नीरज आओ करें एक्स रे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपके क्वेश्चन पेपर में बनता है तो आप झटके से तुरंत बता देंगे निष्क्रिय गैस कौन सी है। जैसा कि ऑप्शन में दे रखा था हीलियम, तो He। तो हीलियम कैसी है? इसमें से निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है और ये नहीं। हाँ, नाइट्रोजन के लिए थोड़ा सा बता दूं, बच्चों को डाउट भी हो सकता है। नाइट्रोजन जो गैस है उसको एज अ यूज कर लेते हैं इनर्ट। कैसे बता दे रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं चिप्स की, चिप्स के पैकेट्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो बेटा नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि आलू के बने होते हैं, उसमें स्टार्च होता है, तो रिएक्शन ना कर ले इसलिए इसमें चिप्स में क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, तभी आपको लगता है 5 रुपए का पैकेट काफी फूला फूला लगता है और उसमें निकलते हैं 2-4 ही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे।
बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब ये मानो कि आने ही आने हैं, कहीं ना कहीं बायोलॉजी से आने ही आने प्रश्न हैं। तो मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? यानी कि मानव शरीर में सीधा सीधा क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं? गुणसूत्रों की संख्या। अगर संख्या में क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 46 होता है। कितना होता है बेटा? 46। अगर मैं थोड़ा गुणसूत्रों के ऊपर बात कर लूं, गुणसूत्रों के ऊपर मैं बात कर लूं, तो गुणसूत्र बेसिकली दो प्रकार से हैं आपके पास में। पहला है एक आपका दैहिक गुणसूत्र, पहला है आपका दैहिक गुणसूत्र, दूसरा आपका लिंग गुणसूत्र। बेटा कौन सा? लिंग गुणसूत्र। अगर मैं इनकी जोड़ियों की बात कर लूं, तो जोड़ी में अगर मैं बताऊं आपको अगर मैं आपको जोड़ी में बताऊं तो 23 जोड़ी होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अगर मैं संख्या में बात कर लूं तो संख्या में ये 46 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 46 होते हैं। दैहिक गुणसूत्र की अगर मैं बात कर लूं तो ये होते हैं आपके 22 जोड़ी, और लिंग गुणसूत्र की बात कर लूं तो ये बेटा होते हैं एक जोड़ी। अगर मैं बात कर लूं मेल के लिए और मैं बात कर लूं फीमेल के लिए, मेल में होता है बेटा एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी काफी आपके सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर बी इसका ऑप्शन राइट होगा बेटा। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे अच्छे से, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर आपसे पूछ लिया जाता है। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि इंग्लिश में नहीं लिखा, लिख दे रहा हूं मैं। इसको ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है बेटा, और इसको जाना जाता है सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अद्भुत और महत्वपूर्ण केमिस्ट्री की अभिक्रिया से ये प्रश्न है। ग्रुप डी का एग्जाम उठा लीजिए, केमिस्ट्री से, साइंस से, अर्थात फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इस टाइप के क्वेश्चन बनना अनिवार्य है बेटा। क्या कह रहे हैं कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाएगी? हाइड्रोजन गैस बनाएगी। आयरन है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी वो राइट होगा, यानी कि सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊं कि यहां सोडियम है प्लस ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां से इनके साथ जो रिएक्शन करेंगे तो यहां से बनता है आपका NaOH अर्थात कास्टिक सोडा, और हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, अर्थात उड़ जाती है। और इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया कौन सी धातु, तो कौन सी धातु सर? सोडियम है, जो जल के साथ रिएक्शन करा दी, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसको चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। ये जो आपका केमिकल बना है ये बना आपका कास्टिक सोडा बेटा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। पूछा गया है कौन सी गैस बनती है, तो सर हाइड्रोजन गैस बनती है, और रिएक्शन करेंगे हम सोडियम के साथ। उम्मीद करते हैं 24 तक क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का लास्ट प्रश्न बचेगा। बस इस प्रश्न के लिए हम चाहते हैं बढ़िया तरीके से आप, यदि मैं कमेंट में बोलूं तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, डबल लगा लीजिए आप। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी कि पेनिसिलिन, तो सबसे पहले समझना है कि पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन एक तरीके से फंगस से बनाई गई है, यानी फंगी से बनाई गई एक दवा है, ऐसा समझ लीजिए। और इसकी खोज पूछने किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है, लुइस पास्चर ने करी है, एडवर्ड जेनर ने करी है, रॉबर्ट कोच ने करी है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है बेटा, तो मैं सारे ऑप्शंस को डिटेलिंग कर दे रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कब करी थी? 1928 से 1929 में। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कहीं कहीं 28 है बेटा और कहीं कहीं 29 है। तो आपको अगर सन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसी हिसाब से अपना आंसर करिएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये सबसे पहली बढ़िया जो वर्ल्ड वार में भी यूज हुई है पेनिसिलिन ही है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करता हूं मैं लुइस पास्चर ने क्या किया था। तो लुइस पास्चर भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी खोज करी थी। तो इन्हें किसकी खोज करी थी, तो इसके बारे में बता देता हूं आपको। ऐसी एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी, इसके बारे में बता देता हूं। इसी तरीके से आपको बता देता हूं रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज करी थी। तो बेसिक सी बात है, इन्होंने करी थी सर टीबी और हैजा। किसकी बेटा? टीबी और हैजा की रॉबर्ट कोच ने। एडवर्ड जेनर ने करी थी आपके चेचक, यानी कि जिसको आप, हाँ हाँ वही जिसको आप बोलते हो स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चेचक के टीका, चेचक का टीका। और लुइस पास्चर ने बेटा रेबीज, हाँ वही रेबीज, जो किसके अंदर पाया जाता है? कुत्ता,
बिल्ली हो गया आपका, ठीक है कैट, और आपके पास कौन हो गया, बंदर। तो इनमें ये रेबीज पाया जाता है इनके अंदर बेटा। तो याद रखिएगा कि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी, और रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा के लिए बात करी थी, और चेचक का टीका के लिए बेटा आपके एडवर्ड जेनर ने करी थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिन ने बेटा पेनिसिलिन की खोज की थी। इसमें 2 क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। जैसे रॉबर्ट से ही है, तो रॉबर्ट के मैं बोल दे रहा हूं, रॉबर्ट कोच रॉबर्ट कोच, ठीक है बेटा। और एक है आपके बेटा रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट को, क्योंकि रॉबर्ट से ही है इसलिए मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बता देता हूं कि ये जो है रॉबर्ट कोच है आपके, और एक रॉबर्ट हुक है, और एक है बेटा आपके रॉबर्ट ब्राउन। इनको ब्राउन कर दो क्योंकि कोच तो है वहां पे। रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी है वो है आपकी कोशिका की। किसकी है? कोशिका की। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो करी है वो कोशिका के केंद्रक की है। तो इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बताया कोशिका के केंद्रक की। तो आज के जो 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए हम हमेशा आपके लिए लगे हुए हैं। बस आप इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। कि कहते हैं ना कि जुड़े हो तो हारने नहीं देंगे, कि जुड़े हो तो हारने नहीं देंगे, आपकी मेहनत को यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे। बस मन लगा के पढ़ते रहिए। संघर्ष आपका होगा, मेहनत हमारी होगी। कि संघर्ष आपका होगा, मेहनत हमारी होगी। और जब कामयाबी हो जाओगे तो आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी पूरा जहां देखेगी। तो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस आपका बचा है कि पीडीएफ अगर आपको लेनी है दोस्तों, तो सिंपल सा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अमित क्लासेस चैनल से जुड़ें बेटा, और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।